प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 उसके पाठ 6 से 10 तक के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 6 पार नज़र के। इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लीकर। प्रश्न 1, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। प्रश्न 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वह व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। आगे चलिए। उत्तर 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? उत्तर, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिस पर कई बटन लगे हुए थे। यहीं लगे लाल बटन को छोटू ने दबा दिया। बटन दबते ही खतरे की घंटी बज उठी। प्रश्न 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। उत्तर, मंगल ग्रह के वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रश्न 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर, इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। प्रश्न 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? उत्तर, नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में केवल यंत्र है। हम इसको स्पेस में ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। ज़मीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि वह खुद ब खुद ज़मीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने उन यानों को बेकार न करने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं, वे भविष्य में इससे भी बढ़िया अंतरिक्ष यान यहाँ भेजेंगे। इसलिए हमें इनका अवलोकन करते रहना चाहिए और हमें जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे अन्य ग्रह वालों को यह लगे कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उन्हें लाभ हो। नंबर 3 अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करना था। नंबर 3 की राय थी, जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को
यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। अन्य प्रश्न। प्रश्न 1, जमीन पर चलना कैसे संभव हो पाया? उत्तर, जमीन पर चलने के लिए विशेष प्रकार के जूतों का प्रयोग किया जाता था। इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती थी। प्रश्न 2, छोटू और उसकी माँ के बीच क्या बात होती थी? उत्तर, छोटू और उसकी माँ के बीच सुरंगनुमा रास्ते की बात होती थी। प्रश्न क, इस पाठ के लेखक कौन हैं? गुणाकर मूले, कृष्णा सोबती, जयंत विष्णु नार्लिकर, केदारनाथ अग्रवाल। तो सही उत्तर है जयंत विष्णु नार्लिकर। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? पर्वत पर, समुद्र में, आकाश में, जमीन के नीचे कॉलोनी में। तो सही उत्तर है जमीन के नीचे कॉलोनी में। आइए अब करते हैं हम 7वें पाठ के प्रश्न उत्तर। इसके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। प्रश्न 1, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम आप अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। प्रश्न 2, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। उत्तर, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल जाता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। प्रश्न 3, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर, सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं, हमारी बाहें फौलादी है। इसलिए भी है कि इसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है, हमारी बाजुएं काफ़ी शक्तिशाली भी है। अन्य प्रश्न, यह गीत किसको संबोधित है? उत्तर, यह गीत मेहनती लोगों को संबोधित है। प्रश्न 2, साथ ही हाथ बढ़ाना वाक्य किस ओर संकेत करता है? उत्तर, साथ ही हाथ बढ़ाना वाक्य मिलकर कार्य करने की ओर संकेत करता है। उत्तर, इंसान चाहे तो क्या कर सकता है? उत्तर, इंसान चाहे तो चट्टानों में भी रास्ता निकाल सकता है। आगे प्रश्न है क, साथ ही हाथ बढ़ाना गीत के गीतकार कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, दिलीप एम साल्वी, साहिर लुधियानवी, सुमित्रानंदन पंत। तो सही उत्तर है साहिर लुधियानवी। किसके सहारे इंसान अपना भाग्य बना सकता है? धन के, खेल के, मेहनत के, किस्मत के। सही उत्तर है मेहनत के। राई का पर्वत कैसे बनता है? एक से एक मिलते चले जाने पर, खेत में पैदा होने पर, व्यापारियों द्वारा खरीदे जाने पर, वर्षा होने पर, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर है एक से एक मिलते चले जाने पर। आइए अब हम 8वें पाठ के प्रश्न अभ्यास करते हैं। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। पाठ का नाम है
ऐसे ऐसे। प्रश्न 1। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। उत्तर। बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। इसके ऊपर सोफ़ा सेट रखा है। कोने में तिपाई पर फूलदान सजा है। दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है। कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है। मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी है। दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई है। आइए अब प्रश्न 2। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर। माँ का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। प्रश्न 3। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। उत्तर। पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना, माँ की बीमारी का बहाना इत्यादि। अन्य प्रश्न। प्रश्न 1। मोहन ने क्या बहाना बनाया? उत्तर। मोहन ने स्कूल न जाने के लिए बहाना बनाया कि उसके पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। प्रश्न 2। मोहन ने पिता के दफ्तर में क्या खाया था? उत्तर। मोहन ने पिता के दफ्तर में एक केला और एक संतरा खाया था। प्रश्न 3। वैद्य जी को बुलाकर कौन लाया? उत्तर। मोहन के पड़ोसी वैद्य जी को बुलाकर लाए थे। प्रश्न 4। क्या मोहन के पेट में सचमुच दर्द था? उत्तर। नहीं, मोहन के पेट में कोई दर्द नहीं था, वह केवल बहाना कर रहा था। ऐसे ऐसे एकांकी के लेखक कौन हैं? जयंत विष्णु, विष्णु प्रभाकर, गुणाकर मूले, अनुबंधोपाध्याय। तो इसका सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर। किन बहानों को मास्टर जी समझ जाते हैं? पेट दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। आइए अब हम नवे पाठ के प्रश्न अभ्यास करते हैं। इसके रचनाकार है सुंदरा रामस्वामी। प्रश्न 1। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर। नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था A.M. नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा ही रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश न करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। प्रश्न 2। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई? उत्तर। नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। प्रश्न 3। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर। एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था
कहीं कोई देख न ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। प्रश्न 4। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर। राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। जब राजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले। प्रश्न 5। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर। जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फलों से मकरंद चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। अन्य प्रश्न। प्रश्न 1। लड़कियों ने नागराजन से एल्बम किसे मांगने भेजा और क्यों? उत्तर। लड़कियों ने नागराजन से एल्बम मांगने के लिए पार्वती को अपना अगुआ बनाकर भेजा क्योंकि वही सबसे तेज तर्रार थी। प्रश्न 2। आजकल लड़के किसे घेरे रहते थे और क्यों? उत्तर। आजकल नागराजन को घेरे रहते थे क्योंकि उसके पास बढ़िया एल्बम था। प्रश्न 3। अब किसके एल्बम की पूंछ नहीं रह गई थी? उत्तर। अब राजप्पा के एल्बम की पूंछ लड़कों में नहीं रह गई थी। क प्रश्न। टिकट एल्बम पाठ के लेखक कौन है? सुंदरा रामस्वामी, भगवंत शरण उपाध्याय, जया विवेक, अंदु बंदोपाध्याय। तो सही उत्तर है सुंदरा रामस्वामी। नागराजन को एल्बम किसने भिजवाया था? उसके ताऊ ने, उसके चाचा ने, उसके मामा जी ने, उसके दादाजी ने। तो उसका सही उत्तर है उसके मामा ने। ग प्रश्न। नागराजन का एल्बम किसने चुराया? पार्वती ने, उसके मित्र ने, राजप्पा ने, किसी पड़ोसी ने। सही उत्तर है राजप्पा ने। नागराजन के मामा कहाँ रहते थे? सिंगापुर, त्रिवेंद्रम, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई। और सही उत्तर है सिंगापुर। आइए अब हम 10वें पाठ के प्रश्न अभ्यास करते हैं। पाठ का नाम है झांसी की रानी। कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 1। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। क। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? ख। काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? उत्तर क। इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत है। ख। राजा की मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसलिए काली घटा गिरने की बात कही गई है। प्रश्न 2। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? उत्तर। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि तब भारत की दशा बहुत शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमज़ोर हो रहा था। नई जवानी आने की बात कहकर कवयित्री यह बताना चाहती थी
कि अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया। संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे। प्रश्न 3, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी। उसके बचपन का नाम छबीली था। वह इकलौती संतान थी। लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। शिवाजी की गाथाएं लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, किले तोड़ना और शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। भवानी उनके कुल की देवी थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। विवाह के थोड़े दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने में अलग थी कि वह हमारे समान सामान्य खेल कूदों में वह नहीं उलझी रहती थी। बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार ही उनकी सहेली थी। शिवाजी की वीरता की कहानी याद थी। इसके विपरीत हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौनों से खेलते हैं। प्रश्न 4, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। उत्तर, वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं, जैसे नाना साहब, जिनका नाम दूदू पंत भी था, डलहौजी, पेशवा, बाजीराव, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वाकर, शिवाजी, ग्वालियर के महाराज सिंधिया, जनरल स्मिथ, यूरोज। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर, कविता में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि देश गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। वे आज़ादी पाने के लिए लालायित थे। प्रश्न 2, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? उत्तर, वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी मर्दों वाले गुण उनमें विद्यमान थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया और झांसी की रक्षा करती रही, इसलिए कवयित्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। अन्य प्रश्न। प्रश्न 1, डलहौजी प्रसन्न क्यों था? उत्तर, डलहौजी प्रसन्न इसलिए था क्योंकि निसंतान राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने पर झांसी का अधिकार स्वतः ही अंग्रेजी सरकार को मिल जाना था, इसलिए डलहौजी प्रसन्न था। प्रश्न 2, महल में खुशी का कारण क्या था? उत्तर, महल विवाह के बाद रानी लक्ष्मीबाई का महल में आना खुशी का प्रमुख कारण था। प्रश्न 3, अंग्रेजों ने भारत के किन किन हिस्सों पर अधिकार कर लिया था? उत्तर, अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। उनमें से प्रमुख है दिल्ली, लखनऊ, बिहार, नागपुर, तंजौर,
सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, मद्रास आदि। झांसी की रानी कविता की कवयित्री है लक्ष्मीबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल। तो सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। ख प्रश्न, कवित्री ने झांसी की रानी की कथा किसके मुंह से सुनी है? मराठों के, बुंदेलों के, अपने अध्यापक के, कवियों के। सही उत्तर है बुंदेलों के। नाना साहब कहाँ निवास करते थे? जयपुर, अवध, कानपुर, दिल्ली। सही उत्तर है कानपुर। यहीं हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हमने 1 से लेकर के 10 तक के पाठों का वीडियो अब तक बना दिया है और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।